साथियों, यदि आप एमए प्लस नेट हैं तो बिहार आपको खुश करेगा। और विशेष तौर पर 6 सब्जेक्ट जिसका अभी कंटेक्ट में वैकेंसी आई है, बिल्कुल उसी आधार पर अब देखेंगे कि भाई वही पद, उसी पद के लिए परमानेंट वैकेंसी भी आने वाली है। और इनको मैं सुन रहा था, आप लोग भी सुने होंगे, और ये कह रहे थे कि सितंबर के लास्ट तक हम ले आएंगे, कुछ नहीं तो अक्टूबर जाएगा। और पूरी प्रक्रिया होने में, जैसे फॉर्म फिलअप कराने में या जो भी बातें हों, उसमें मान लीजिए कि भाई परमानेंट वैकेंसी है तो या तो 15 दिन या 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो अक्टूबर में मान लीजिए कि आ रहा है नोटिफिकेशन, और नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो मान के चलिए दिसंबर या जनवरी में आप एग्जाम दे रहे होंगे। और इनका जैसे कहना है कि हम 1 महीने के भीतर कॉपी भी चेक करके इंटरव्यू भी ले लेंगे, तो मान के चलिए कि फरवरी में आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। और आपका जितना मलाल है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुआ, ठीक है, आपके कुछ साथियों को हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे साथी परमानेंट हो ही जाए। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके पास जो समय है उस समय का अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी स्थिति कुछ ऐसे होने वाली है कि आपके पास कुल मिलाकर के रिटेन का 175 अंक है, इंटरव्यू का 25 अंक है। ये बात आपको पता है कि 25 अंक पर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे और आपका 175 अंक ये है। तो देखिए साथियों, रिटेन में कट ऑफ हमेशा कम जाता है, पहली बात। लेकिन आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि मान लेते हैं कि आपके कैटेगरी का कट ऑफ चले गए 120 के आसपास, 175 में 120 ज्यादा ही है, फिर भी मान लेते हैं कि इतना चले गया, तो आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू मार्क्स 25 का है ना, उसमें से कम 12-13 अंक आप प्लस रहे, कि आपका अंक कट ऑफ 120 जा रहा है तो आपका अंक 130-35 के आसपास रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स भी दिया जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आपका जो रिटेन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें एक और भी बात है कि आपको रिटेन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। कुछ कैटेगरी के लिए 36 कुछ है, या 40% है, या 34% है, जो भी आप देख रखे होंगे। ऐसा नहीं कि आप देखे नहीं होंगे कि हमको क्या करना है, पर ये बात मान के चलिए कि आपको 40% के आसपास स्कोर तो करना ही चाहिए। 175 का 40% आप निकाल लीजिए और देखिए कि क्या स्थिति बनती है। तो 70 अंक तो लाना है ही आपको। अन्य कैटेगरी के कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि केवल आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, ये बात 100% से हो रहे। कुछ कैटेगरी में पॉसिबल है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं, इन 3 कैटेगरी में तो भूल ही जाइए कि आप केवल और केवल क्वालिफाई करके सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, आपका जो है क्वालिफाई करना, साथ ही साथ जो मिनिमम आपका कट ऑफ है उससे आप आगे निकलिए, और आगे उतना निकलिए जिससे कि इंटरव्यू में आपको 10 मार्क्स भी दिया जाए तो आप सेलेक्ट हों। और उसके लिए अभी से ही आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेंगे, और यही दोनों आपको मार्क्स पहले दिलाएगा। और सबसे क्रिटिकल यही दोनों है, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि आप शॉर्ट आंसर लिख रहे होंगे, तो शॉर्ट आंसर की खासियत ये होती है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर लिखना होता है, ठीक है। तो दोनों को एक्सप्लेन पहले किया गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शुड एक्सप्लोर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, नॉट मेरली मेमोरी बेस्ड। द आंसर मस्ट बी वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन सेंटेंस। तो रटना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्लू तो रहेगा कि भाई यहाँ या तो एक वर्ड में आपको देना रहेगा, तो इस वाले को तो रटना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी थोड़ा बहुत रटना ही है, पर आपका काम हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा रटने की बात नहीं किया जा रहा, पर मान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, आपको रटना पड़ेगा। कहने के लिए भाई कह रहा है कि रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसमें रटे रहेंगे तो काम होगा। ऐसे ही क्योंकि आर्ट्स के ही सब्जेक्ट हैं सभी, साइंस के तो सब्जेक्ट नहीं है। अब मैथ्स में आप खाली स्थान देंगे तो वो आराम से भाई किया जा सकता है, लेकिन हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ खाली स्थान भरना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग कार्य होता है।
और शॉर्ट आंसर के विषय में क्या लिखा रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप मैपिंग एंड कंसेप्चुअल इंटरलिंकिंग ऑफ एंड फोकस ऑन द सिंथेसिस एबिलिटी, ठीक है, इंट्रा सब्जेक्ट कंसेप्ट। तो ये बात वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यही अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। तो इन दोनों में आप अच्छा कर लेते, देखिए 50 अंक है इसमें, और आप इन दोनों को मिला करके ही क्वालिफाई तो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो 50 अंक हो गया आपका, पर आपको लाना है 70 के आसपास। तो आपका ये वाला पोर्शन जो 45 अंक आपको देने वाला है, उसको बहुत अच्छे से करना है। रीजनिंग बेस्ड होगा, ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके लर्निंग कैपेसिटी को देखेगा, एक्सप्लेन किस तरह से आप करते हैं, सारी बातें होने वाली है। तो इसमें आपको पता है कि नेट का सिलेबस है, तो अभी से ही आप उस सिलेबस को समझना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। और जिनका सिलेक्शन अभी हो चुका है उनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हम जैसे या आप जैसे जो भी साथी देख रहे हैं उनको आज से ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो फिर मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सैलरी पा रहे हैं 92,000, और आपकी स्थिति ये होगी कि निकाल दिया गया है ना, उनके जगह कोई और आ गया, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आप कॉलेज में जाइए और उसके बाद जो समय बच रहा है तो आप लिखिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे और आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई और सीट ले जाएगा। तो बेहतर है कि जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको तो कहेंगे कि भाई अपनी इज्जत बचाइए, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो उन्हें तो टक्कर देना ही है ना। उन उन वो साथी तो भाई अभी से लग जाइए कि भाई मेरा नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पर, तो मैं परमानेंट लूंगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप मुझे लगता है कि ये सेक्शन आपके लिए आसान होगा, और इसमें 80 नंबर दे रहा है। लॉन्ग आंसर में क्या होता है ना कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकते हैं, लेकिन वन वर्ड या शॉर्ट आंसर में आप इधर उधर नहीं भाग सकते हैं। और देखिए इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखते आए हैं, तो हम लोग जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि हम लोग का एपीआई काफी अच्छा है ना, और इसी वजह से सिलेक्ट भी हो रहे हैं। बिना पीएचडी का यदि सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग का एपीआई अधिक है। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा लॉन्ग आंसर की, और अभी से वो काम कर लीजिए। और एक काम और कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट आप हैं, तो जैसे हिंदी की ही बात करें तो 10 यूनिट है, तो आप 10 स्टूडेंट मिल जाइए एक साथ और एक एक यूनिट बांट लीजिए कि भाई तुम इस यूनिट को देखो, हम इस यूनिट को देख रहे हैं, हम इस यूनिट। उसके बाद सबका नोट्स आप मर्ज करके एक दूसरे से शेयर कर लीजिए। ये अच्छा तरीका होता है सब्जेक्टिव की तैयारी करने का। बाकी मैं क्या ही सजेस्ट करूं आपको, आप लोग भी भाई नेट निकाले हैं, जेआरएफ हैं, हो सकता है कि कुछ साथी पीएचडी भी होंगे, तो वो यदि आप देख रहे हैं तो आप सब कुछ समझ ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम ही बहुत बड़े समझदार हैं, हम बिल्कुल समझदार नहीं हैं। जो भी बातें हैं भाई आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ लिख के बता देता हूँ। तो चलिए कुछ बातें होंगी तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। बाकी साहित्य सहचर का टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं।